हाय बच्चों। बेटा, आज की जो क्लास है उसमें हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को पढ़ेंगे। और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम तब पढ़ रहे हैं जब हम लोग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या है ऐसा कि जिसको हम लोग लास्ट में कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाएं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हाँ जी। तो हम बात कर रहे थे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम लोग तब पढ़ रहे थे जब लोग इन्वेस्टिंग हमने पढ़ रखा है और फाइनेंसिंग को भी हमने पढ़ रखा है। अब ऑपरेटिंग पढ़ रहे हैं, इससे बहुत हेल्प मिलने वाला है हमें। देखिए, इसका ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के पीछे थोड़ा सा जाता हूँ। और वो कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए, इन्वेस्टिंग में तो हमने बैलेंस शीट से अंदाजा लगा लिया था कि भाई जो एसेट्स है वहां पे इन्वेस्टमेंट पार्ट है, और फाइनेंस में हमने पता कर लिया था जो लाइबिलिटीज में जिससे हमने पैसे लिए हैं वो फाइनेंस है। लेकिन ऑपरेटिंग का प्रॉब्लम यह है कि ऑपरेटिंग तो बैलेंस शीट में होता ही नहीं है, और उससे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना बहुत डिफिकल्ट काम है। ऑपरेटिंग का मतलब है कि जिस चीज में बिजनेस आप डील कर रहे हैं उसके उसमें कितना पैसा खर्च किया है, और वो होता है सेल्स। और वो सब चीजें डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग पढ़ा करते थे, वो होता है ऑपरेटिंग का पार्ट। तो यहाँ प्रॉब्लम यह है कि ऑपरेटिंग का पार्ट जो है वो बैलेंस शीट के अंदर तो है ही नहीं। हमें खर्चे पता ही नहीं है कि बिजनेस को चलाने के लिए हमने कौन कौन से खर्चे किए हैं, और हमें ये भी नहीं पता कि बिजनेस की जो इनकम है वहां से कितने पैसा आया है, क्योंकि बैलेंस शीट में ना सेल्स गिवन है और ना ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के एक्सपेंसेस कुछ गिवन है। तो सर कैसे पहुंचेंगे वहां तक? तो बेटा, प्रॉब्लम यह है कि जब वहां पहुंचना है तो हमारे पास एक हिंट है, वो हिंट है नेट प्रॉफिट का। आपके बैलेंस शीट में प्रॉफिट के बैलेंसेस गिवन होते हैं, और वो बैलेंस का जो मकसद है, वो बैलेंस अगर आप चेक देखते हैं तो वो होता है नेट प्रॉफिट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड बेटा? वो बैलेंस कहाँ से आता है? नेट प्रॉफिट से वो बैलेंस आया होता है। और नेट प्रॉफिट कहाँ से आया होता है? जब हम सारी इनकम को ऐड कर देते हैं और सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। ठीक है जी। तो हमें यहां से मालूम चला होता है कि कितना पैसा हमारे पास आया है। तो अब हमें करना क्या है? हमें यही करना है बेटा कि जो नेट प्रॉफिट हमारा था उस नेट प्रॉफिट से हमें इनफ्लो ऑफ ऑपरेटिंग का अंदाजा लगाना है कि ऑपरेटिंग में इनफ्लो या आउटफ्लो कितना हुआ है। तो सर, नेट प्रॉफिट से हमें मालूम चल जाएगा? जी, मालूम तो चल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नेट प्रॉफिट जब हम लोग निकालते हैं तो हम लोग वहां पे एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग करते थे। थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत हो रही होगी। एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग, जैसे मान लीजिए आपको 11th नहीं पता है तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी आपको। कोई बात नहीं, 5 मिनट आप ये सब्र कर लें। क्या पता आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो मजा आ जाएगा। देखिए, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग थी जब हम लोग सारे इनकम को, सारे एक्सपेंसेस को पीएनएल अकाउंट में लिखते थे। इवन जब एक्सपेंसेस हमने पे नहीं भी किए हों, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी लिख देते थे और एक्रूड इनकम भी लिख दिया करते थे। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वहां पे हम ये देखते हैं कि सारी इनकम लिख दो चाहे वो रिसीव हुआ हो या नहीं हुआ हो, और सारे एक्सपेंसेस लिख दो चाहे वो पे हुआ हो या नहीं हुआ हो। उसके बेस पे हमने नेट प्रॉफिट हमने निकाला है। ये हमारा इनफ्लो दिखा तो रहा है, लेकिन ये एक्चुअल इनफ्लो नहीं है, क्योंकि इसमें सारी इनकम वो भी ऐड है जो कि हमें रिसीव नहीं हुई है, और एक्सपेंसेस वो सारे के सारे लिस्ट में हैं जो कि हमने अब तक पे नहीं किया, और फिर हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो इससे हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। दूसरी बात, हमारी जो बैलेंस शीट है और जो हमारा इनकम स्टेटमेंट में है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट वगैरह पढ़ा हो या अकाउंटिंग प्रोसेस, तो उसमें आपने देखा कि भाई हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग यहाँ पे एक आंसर निकालते हैं जिसे कहते थे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है बेटा, ज्यादा नहीं लूंगा टाइम, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आसान हो जाएगा थोड़ा। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता था जिसमें ये ग्रॉस प्रॉफिट इस साइड आ जाता था। अच्छा जी, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अकाउंट था, मान लेते हैं ये आया। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ गया। अच्छा, इस नेट प्रॉफिट के बाद एक और अकाउंट बनता है। कंपनीज में क्या होता है? नेट प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी अप्रोप्रिएशन होता है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ अप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट हमने अर्न किया है उसका अप्रोप्रिएशन हुआ। ठीक है सर। अच्छा सर, ये नेट प्रॉफिट का ऑपरेशन हुआ, जिसमें क्या हुआ? ये नेट प्रॉफिट उठ के यहाँ पे आ गया, और उसके बाद जिसको जिसको इस प्रॉफिट को बांटना था, सर किसको बांटना था बेटा? यहाँ पे शेयर होल्डर्स को हम लोग डिविडेंड के तौर पे देते हैं।
डिविडेंड इसी प्रॉफिट से देते हैं, टैक्सेस भी इसी प्रॉफिट से दे रहे होते हैं, कोई रिजर्व रखते हैं तो भी इसी प्रॉफिट से हम लोग रख रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो यहाँ पे जो बैलेंस आता है, ये जो बैलेंस आता है ना, यहाँ पे जो प्रॉफिट का बैलेंस आता है, ये जाता है आपके बैलेंस शीट में। ये वाली इंफॉर्मेशन जो है ये आपके बैलेंस शीट में जा रही होती है। तो हमें क्या किया गया, हमें तो दिया गया है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट से बोला गया कि भैया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाइए। तो बैलेंस शीट से हमें ऑपरेटिंग पता करना है, यानी हमें नेट प्रॉफिट तक पहले पहुंचना पड़ेगा। पहले हमें नेट प्रॉफिट तक पहुंचना पड़ेगा, फिर इसमें देखेंगे कि कौन सा पैसा हमारे पास से गया है नहीं गया है, वो अलग पार्ट है, लेकिन पहले हमें नेट प्रॉफिट तक तो जाना पड़ेगा ऑपरेटिंग के लिए। तो बैलेंस शीट में तो ये इन्फॉर्मेशन है सर। तो बेटा जब यहां से बैलेंस शीट की इस इंफॉर्मेशन से आपको यहां तक पहुंचना हो, तो जो जो चीजें आपने माइनस करी होंगी उसे आपको क्या करना पड़ेगा सर, प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा ऑपरेटिंग का होता है, और इस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है कि इसमें कुछ एक्सपेंसेस हैं, इनकम है, लेकिन हमें बैलेंस शीट में नहीं दिए रखा है। हमें पता लगाना है, इनडायरेक्टली पता करना है, डायरेक्टली इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि कितना हमारे पास ऑपरेटिंग से पैसा आया है। ठीक है सर। तो ये फॉर्मेट है, प्रोसेस है अकाउंटिंग का, जिसमें क्या होता था कि इनकम स्टेटमेंट बनाने से पहले हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, उससे ग्रॉस प्रॉफिट आया तो पीएनएल अकाउंट में गया, पीएनएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट जो है वो डिवाइड होता है, और उसके बाद जो बच जाता है वो जाता है बैलेंस शीट। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है बैलेंस शीट। तो हम जो पहला जो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं वो ये सीखने वाले हैं कि बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन से, मतलब इस वाली इंफॉर्मेशन से हम नेट प्रॉफिट तक कैसे पहुंचेंगे। क्लियर है? तो हमें ये चीज पहले सीखनी है, हमारा कॉन्सेप्ट ये है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि भैया ये यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचेगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये कॉन्सेप्ट था आपका, आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया है तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जब हम बैलेंस शीट से इंफॉर्मेशन उठाना स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट में क्या होता है कि वहां पे लिखा रहता है बैलेंस एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट आपका बना था उसका जो बैलेंस है वो बैलेंस शीट में आया है, और वहां से हम लोग लेते हैं उस बैलेंस को। हम लोग कह सकते हैं, ध्यान से समझेंगे जो मैं कह रहा हूं आपको, उसको हम लोग कहते हैं नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसको क्या कहते हैं बेटा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और एक वर्ड और लगता है, वो होता है एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मैं बार बार बोल रहा हूं, अब लिखने का स्पेस नहीं है इतना, ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन खींचनी है मुझे। तो जो बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे आपको उतारना है, नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सर ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो हमें समझ में आता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होता है बेटा अभी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, पहले आप यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जो इन्फॉर्मेशन है आपकी बैलेंस शीट में गिवन रहती है। अच्छा सर, बैलेंस शीट में तो दो वैल्यूज होते हैं, एक प्रीवियस ईयर की, एक करंट ईयर के, तो कौन सी वैल्यूज को निकाल लिखना है, तो आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके बैलेंस शीट में होगा, और वो लेना है आपको माइनस करके, करंट ईयर में से आपको माइनस करना है। कौन सा ईयर को माइनस करेंगे आप, प्रीवियस ईयर को। करंट ईयर में से क्या माइनस करेंगे सर, प्रीवियस ईयर को आप माइनस करेंगे। अच्छा सर, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद जो भी अप्रोप्रिएशन हुआ था, आपको पता है रिवर्स कर रहे हैं हम लोग। मैंने आपको जो अभी बना के दिखाया बैलेंस शीट में, उसमें क्या हुआ था, नेट प्रॉफिट के बाद हमने कुछ चीजें माइनस करी थी। ठीक है, उसी को हम वापस ऐड कर रहे हैं। जैसे सर, जैसे बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स आपको वापस ऐड कर देना है, हमें नेट प्रॉफिट तक पहुंचना है। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करा, हमने ऐड करा सर प्रपोज डिविडेंड, हमने ऐड करा बेटा इंटरिम डिविडेंड, बच्चे हमने ऐड कर दिया ट्रांसफर टू रिजर्व, ठीक है, ये चार चीजें ऐड करी, और एक हमें एडजस्टमेंट्स करना होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का, तो मैं इसके बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बारे में अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं उसको लिख नहीं रहा। और उसके बाद जो हमारा आंसर आता है बेटा वो आता है, वो होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स एंड
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अच्छा सर, कहने का मतलब ये हुआ कि अब हम लोग नेट प्रॉफिट पे पहुंच गए जो पीएनएल अकाउंट का था, समझ गए मेरी बात को। ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद जो बैलेंस बचा था वो इन्फॉर्मेशन था, और ये है नेट प्रॉफिट का अकाउंट। ठीक है, उसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक हम आ गए। हमें बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स के बीच में जो जो एडजस्टमेंट हुआ था उसको हमने रिवर्स किया, उसको हमने ऐड कर दिया। क्या क्या ऐड करा बेटा? प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व। ठीक है सर, अब बात यह है कि सर ये वैल्यूज होंगी कहाँ पे? तो आपको जैसा मालूम है कि प्रोपोज डिविडेंड बैलेंस शीट के बाहर होता है, इंटरिम डिविडेंड भी बैलेंस शीट के बाहर होता है, लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स और ट्रांसफर टू रिजर्व बैलेंस शीट के अंदर होता है बेटा। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अगर बैलेंस शीट के अंदर है तो दो वैल्यूज होंगी, एक करंट ईयर की वैल्यू होगी और एक कौन सी वैल्यू होगी बेटा? एक होगी प्रीवियस ईयर की वैल्यू। तो आपको यहाँ पे कौन सा ऐड करना है सर? यहाँ पे हमें ऐड करना होगा करंट ईयर, और ट्रांसफर टू रिजर्व में आपको करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करेंगे और जो वैल्यू आएगी बेटा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। समझ में आ गई बात? अच्छा सर, सर एक बात बताए, प्रपोज डिविडेंड बेटा आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में याद होगा आप प्रीवियस ईयर का लिया करते तो उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। तो वही प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है आपको यहाँ पे भी लिखना है। इंटरिम डिविडेंड आपको करंट ईयर का लिखा जाता है, और ये जनरली एक करंट ईयर के ही इंफॉर्मेशन आपको दे रखा होता है। तो ये चीज आप एडजस्ट करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ जाएगा। पहले इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, और उसमें जो मैंने आपको बोला कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आएगा तो मैं बता दूंगा क्या करना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का। ठीक है, पहले इन पॉइंट्स को याद कर लीजिए। तो आपको मैं दोबारा आपसे कहता हूं कि भाई इसको पहले याद करेंगे, उसके बाद जाके कुछ और करेंगे। अगर आपने बगैर याद किए आगे के क्वेश्चन मेरे साथ साथ में किए तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 5 मिनट से बंद कीजिए, लिख के देखिए कि कौन कौन से आइटम हैं। भाई कौन कौन से आइटम है? प्रॉफिट होने के बाद हम उस प्रॉफिट का करते क्या है? देखिए, प्रॉफिट होने के बाद हम क्या करते हैं? टैक्स के लिए पैसे निकालते हैं। हम क्या करते हैं? जो जिन लोगों ने पैसे बिजनेस में लगाए थे, यानी इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, तो उसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? अगर पैसे बच जाते हैं इन दोनों के बाद, टैक्स के बाद भी और डिविडेंड के बाद भी, तो कुछ उस पैसे को हम रख देते हैं साइड में रिजर्व के नाम से। वो रिजर्व जो है कोई स्पेसिफिक रिजर्व भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हो सकता है। ठीक है, इस टाइप से कोई स्पेसिफिक रिजर्व भी हो सकता है बेटा। तो या फिर जो कि जनरल रिजर्व वगैरह हो सकता है। तो रिजर्व के लिए भी आपने पैसे रखे हों, तो जो पैसे आपने साइड में रखे तो उसको ऐड करके हम लोग बिफोर टैक्स पे आ रहे होते हैं। तो प्रोविजन फॉर टैक्स है, प्रपोज डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड है, ट्रांसफर टू रिजर्व्स है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है, और आप वीडियो को पॉज कर लें, आप एक दो बार लिख लें, याद कर लें कैसे ये वैल्यू आएगी। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा बेटा? करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स कैसे आएगा? करंट ईयर का लिखना है आपने। प्रपोज डिविडेंड आपको प्रीवियस ईयर का लिखना है, इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का लिखना है, ट्रांसफर टू रिजर्व करंट में से प्रीवियस ईयर को माइनस करके आपको यहाँ पे लिख देना है। तो जो आंसर आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अच्छा, ऑपरेटिंग सिर्फ इतना नहीं है बेटा, ये उसका ना सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है, इसके बाद एक लंबी लिस्ट है पूरी ऑपरेटिंग की। लेकिन पहले हम इतना प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम कुछ और प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम कुछ और करेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो पहले यहाँ पे हमने कर लिया, हमें ये सीख लिया कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से लेके नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक हमें किस तरीके से पहुंचना है। चलिए आते हैं आगे के क्वेश्चन पे, आते हैं सीधा, वहां से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। तो आइए बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लेकिन फर्स्ट से बोल रहा हूं कि आप प्लीज इसको पहले याद कर लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले क्वेश्चन नहीं देखेंगे। चलिए बेटा, तो यहाँ पे आप देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 14, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट। मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बैलेंस शीट से ली गई है, और उसमें बैलेंस शीट जो है वो केबीसी लिमिटेड का है, जिसमें इक्विटी एंड लायबिलिटीज का एक पार्ट है। वो क्या है भाई? सरप्लस। बैलेंस एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस एंड स्टेटमेंट आप समझ गए ना, नेट प्रॉफिट के बाद एक अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, वहां से जो बैलेंसेस होते हैं उसका बैलेंस गिवन है, यानी आफ्टर रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स के बाद की वैल्यू गिवन है। ओके, प्रीवियस ईयर में 5 लाख की थी, अब हो गई ये 8 लाख। इसका मतलब है जो करंट ईयर में अर्न किया गया है वो कितना है? 3 लाख, क्योंकि आप माइनस करके देखते हैं। अच्छा सर, किस में से कौन सा माइनस करना है बेटा? करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर मैंने 8 में से 5 को माइनस करना है आपने, और ये 3 लाख आ जाएगा। ओके सर, फिर आते हैं डिविडेंड पेबल। सर डिविडेंड पेबल के बारे में जिक्र नहीं किया बेटा। डिविडेंड पेबल करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है, इसमें हमारे अप्रोप्रिएशन से कोई मतलब नहीं है, इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दिया। मैं आपको मतलब बता देता हूँ। डिविडेंड जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जब आप उसको डिविडेंड देते हैं तो सभी शेयर होल्डर्स को कुछ डिविडेंड्स रिसीव नहीं होते, या तो आप मान लीजिए कि उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है आपका,
तो आपने उसको पे नहीं कर पाए। आजकल तो डिजिटल अकाउंट में चला जाता है, लेकिन पहले का थोड़ा मसला कुछ और था। तो अकाउंट क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चन से वैसे चल रहे हैं। तो डिविडेंड पेबल मतलब वो डिविडेंड जो अब तक हमने प्रपोज कर दिए थे या हो गया था, देना था पब्लिक को, शेयर होल्डर्स को, लेकिन उनको रिसीव हुआ ही नहीं है। अच्छा सर, उनको मिला नहीं है तो हमारे लिए करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन इसमें जो है हम जो अभी बना रहे हैं उससे इसका कोई मतलब नहीं है। तो डिविडेंड पेबल का यहाँ पे कोई भी सच एज यूज नहीं है, मैं आपको बताऊं। अब आते हैं जी डिविडेंड प्रपोज्ड फॉर द ईयर। प्रपोज डिविडेंड 2019 भी है, प्रपोज डिविडेंड 2020 भी है। अगर प्रपोज डिविडेंड 2019 एंड 20 गिवन है आपके सामने, ठीक है सर, 19 भी गिवन है और क्या गिवन है, 20 भी गिवन है, तो आपको कौन सा लेना होता है सर, प्रीवियस ईयर का लेना होता है। तो आपका प्रपोज डिविडेंड आ गया। अब कहते हैं कि प्रिपेयर द नोट टू शो द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की जो वैल्यू होगी वो बतानी है। और इसमें कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे जनरल रिजर्व नहीं है, ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं है, प्रपोज डिविडेंड तो है, एंटरिम डिविडेंड नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्स भी नहीं है। तो सर इसमें तो इन्फॉर्मेशन ही कम हो गई। कोई बात नहीं बेटा, इन्फॉर्मेशन कम हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे इस पे आपको ध्यान देना है बस। आइए बेटा मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊं। ये था इलस्ट्रेशन नंबर 14। आइए यहाँ लिखते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 14। और सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसा ऊपर है वैसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा। यहाँ पे लिखूंगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। फिर इसमें हम लोग प्लस कर देंगे। क्या प्लस करेंगे भाई, प्रोविजन फॉर टैक्स। पर सर इस क्वेश्चन में नहीं है प्रोविजन फॉर टैक्स। बेटा नहीं है, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, अगर होता तो कैसे करते प्रोविजन फॉर टैक्स। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे क्या बेटा, प्रपोज डिविडेंड। फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंट्रीम डिविडेंड। फिर क्या प्लस कर देते बेटा, ट्रांसफर टू रिजर्व। उसके बाद हमारा आंसर आ जाता था, वो आता था क्या बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। चलिए जी, नेट प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स था, उसकी वैल्यू हम चेक कर लेते हैं। हमने क्या बोला था आपको, आफ्टर टैक्स की वैल्यू कैसे देखेंगे आप, करंट ईयर माइनस का प्रीवियस ईयर। तो करंट ईयर की वैल्यू हम चेक करें तो 5 लाख है, प्रीवियस ईयर की वैल्यू 8 लाख है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा, ये आ गया आपका 3 लाख। ओके सर, 3 लाख आ गया। उसके बाद आइए, मैंने आपको बोला था बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स होगा, जैसे ये था, आपको बताया था मैंने करंट में से प्रीवियस ईयर को माइनस करके लिखेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए बोला था करंट ईयर आएगा। प्रपोज डिविडेंड आपके लिए प्रीवियस ईयर का होगा, इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का होगा, ट्रांसफर टू रिजर्व करंट माइनस का प्रीवियस होगा। ठीक है सर, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। देखते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स तो सर इसमें है नहीं, तो मैंने यहाँ पे डैश लिख दिया। प्रपोज डिविडेंड है सर, प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड जो है वो है 3 लाख ना। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का कितना बेटा, 3 लाख। तो प्रपोज डिविडेंड है यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 लाख। उसके बाद आते हैं सर एंट्रीम डिविडेंड, वो तो हमारे पास नहीं है। उसके बाद आते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व, भाई वो भी नहीं है। तो टोटल मिला के ये वैल्यू कितनी आ गई, 6 लाख रुपीस की आ गई। तो सर मान लेते हैं जब हम करेंगे तो क्या ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, जो है वो भी लिखनी है, जो नहीं है वो भी लिखनी है क्या? नहीं बेटा, आपको ऐसा नहीं करना। ये तो मैं आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए कर रहा हूँ सिर्फ, कि जिसमें इन्फॉर्मेशन होगी वो लिख देंगे, जिसमें नहीं होगी वो नहीं लिखेंगे, उससे आपको याद हो जाएगा। लेकिन आप 2-4 क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी कि इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो आप प्लीज इसी तरीके से नोट कीजिएगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 14 कर लिया। अब हम आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 15 पे। ठीक है जी, चलिए सर 15 नहीं, उससे पहले ऐसा चाहता हूं मैं कि इलस्ट्रेशन नंबर जो है 16 में आपको करवा देता हूं। पहले 15 की जगह पे मैं आपको पहले क्या करवाता हूं बेटा, 16 करवा देता हूं। आइए ये देखिए, आपके सामने इलस्ट्रेशन नंबर 16 है।
इलस्ट्रेशन नंबर 16 में देखिए लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ओके सर, उसके बाद यहाँ देखिए सरप्लस गिवन है दो, एक सरप्लस है ओपनिंग का और एक है क्लोजिंग का, मतलब ये प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, ये क्लोजिंग जो है वो करंट ईयर का है। हमने क्या करना है सर, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करना है। सर ये माइनस में, बेटा माइनस में इसका मतलब ये लॉस रहा होगा प्रीवियस ईयर में, देखते हैं अभी करेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद सर प्रपोज डिविडेंड है 2020 का है, 2020 का है इसका मतलब करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है, 2019 का भी है सर इसका मतलब है प्रीवियस ईयर का है। ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है हमारे पास, मैंने आपको बोला था कि रिजर्व जो है जो भी ट्रांसफर हुआ हो वो आप ले लेंगे। और प्रोविजन फॉर टैक्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स है वो भी करंट ईयर का है। सर आपने रिजर्व के बारे में बोला था कि करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करेंगे, बेटा करंट में से प्रीवियस तब माइनस करते जब ओपनिंग क्लोजिंग दे रखी होती, यहाँ तो ऑलरेडी ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको बता रखा है, तो आप तो इसी तरीके से सिर्फ नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। आइए जी इसको बना लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर हमारे पास है 14 के बाद अब हम बना रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16। इलस्ट्रेशन नंबर 16, ठीक है सर, ओके सर। तो आइए यहाँ पे लिखा हमने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम प्लस provision for tax plus proposed dividend प्लस में interim dividend प्लस ट्रांसफर टू रिजर्व में नाम दे रखा है इन्होंने, वही नाम लिखेगा आप, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और फिर आपका आंसर आ जाएगा बेटा क्या होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो चलिए जी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें। तो आफ्टर टैक्स में मैंने आपको एक बात बताई थी, वो क्या था सर, वो था बेटा करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करेंगे। तो आइए मैं निकाल के दिखाऊं, करंट में से जब हम प्रीवियस को माइनस करेंगे तो करंट की वैल्यू गिवन है, करंट मतलब क्लोजिंग वाला 5,40,000, प्रीवियस की वैल्यू पहले से ही माइनस में है 2 लाख रुपीस। ये माइनस मैंने ये उतारा, प्रीवियस की जितनी वैल्यू थी वो लिख दी, ये माइनस माइनस क्या हो जा रहा है बेटा, प्लस हो जा रहा है 2 लाख, और ये 5.4 लाख, तो ये हो गया जी 7,40,000। तो हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कितना लिख देंगे जी, यहाँ लिखेंगे 7,40,000। ये इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, और आप अपने कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा बेटा कहीं पे गलती ना कर जाए, ठीक है सर। कितना आ गया बच्चे, 7,40,000 रुपए की ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स है, देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स हम लोग कौन सा वाला लेते हैं बेटा, हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स लेते हैं करंट ईयर का। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अगर हम लोग करंट ईयर का ले, जो कि गिवन है करंट ईयर का 2,30,000 रुपए, आइए जी यहाँ पे हमने 2,30,000 रुपए लिख लिया। उसके बाद है सर प्रपोज डिविडेंड, हमें जो लिखना है बेटा प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड है कितना है, 3,15,000, ठीक है जी। उसके बाद ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1 लाख, एंट्रीम डिविडेंड है नहीं बेटा, और ये है 1,50,000। चलिए सर इसको अब हम लोग टोटल कर लेते हैं, एक वैल्यू है 7,40,000, ठीक है जी, प्लस 2,30,000 प्लस 3,15,000
प्लस 1,50,000 और ये हो जाता है जी 14 लाख। मैं चेक कर लूँ, 14,35,000 है। ठीक है, तो हमने शायद कोई वैल्यू लिखने में कोई मिस्टेक कर दी हो। ओके, डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर की वैल्यू कितनी थी? प्रपोज डिविडेंड एक मिनट चेक कर लूँ मैं, प्रीवियस ईयर की वैल्यू प्रपोज डिविडेंड में 2,10,000 था। तो उतारने में गलती कर दी मैंने, सॉरी, 2,10,000 था ये। तो बेटा इससे 740 प्लस 230 प्लस 2,10,000 प्लस 1,50,000 ये उतारता है 13,30,000। समझ में आ गई बात? तो जिसमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है उसका काम का है तो लिख लीजिए, नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए। लेकिन मैं लिख अभी सभी रहा हूँ आपके लिए, वो सिर्फ इस वजह से कि आपको याद रहे कि कैसे हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं एक दो क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको और क्लियर होता चला जाए बेटा। तो बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चे, ये है इलस्ट्रेशन नंबर 17। From the following information relating to year ended 31st March 2020, calculate the net profit before tax and extraordinary item। यहाँ पे देखिए सरप्लस है और ये सरप्लस यहाँ पे भी देखेंगे आप, ध्यान दीजिएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है आपके सामने। ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, यानी ये रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है। प्रपोज डिविडेंड आपको प्रीवियस ईयर का दिया हुआ, इंटरिम डिविडेंड आपको पेड ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब करंट ईयर की बात हो रही है। प्रोविजन फॉर टैक्स में करंट ईयर है और साथ में एक लाइन और ऐड कर दिया बेटा, इनकम टैक्स पेड। अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्स भी दे रखा है और इनकम टैक्स पेड भी लिख दिया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि इनकम टैक्स का क्या यूज करेंगे, है भी या इनकम टैक्स का यूज नहीं है। तो पहले हम अपना जो फॉर्मेट तैयार करते हैं, फटाफट आप अपना पहले फॉर्मेट तैयार कर लीजिए। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखिए, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन, प्रपोज्ड डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ये सब चीजें लिख लीजिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिए। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसको पहले तैयार कीजिए। हाँ जी बच्चे, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की अगर बात करें तो ये फॉर्मेट तो मैंने आपको बना दिया। अब इसके सिर्फ इंफॉर्मेशन हम लोग ले लेते हैं कि कौन कौन सा है। तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करेंगे तो करंट ईयर की वैल्यू 6,72,000 है, माइनस 2 लाख करेंगे तो 4,72,000 आपका यहाँ पे आ जाएगा बच्चे। अच्छा जी, ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व आपके सामने गिवन है। वैसे तो करंट माइनस प्रीवियस करते हैं लेकिन ये पहले से दे रखा है बेटा, तो वही हम लिख देंगे जो गिवन है। कितना गिवन है? ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 2 लाख। देखिए ऊपर नीचे मेरे से गलती होती रहती है, आप ध्यान से लिखेंगे। उसके बाद है प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर जो है बेटा वो 1,80,000 है। 2019 का डिविडेंड गिवन है, जाहिर सी बात है हमें प्रीवियस ईयर का ही लेना होता है बेटा, तो 1,80,000 हमने लिख दिया। इंटरिम डिविडेंड भी है, क्या बात है भाई, इस बार तो सारे इंफॉर्मेशन है हमारे पास, 1,44,000। प्रोविजन फॉर टैक्स भी है 2 लाख। सर एक आइटम और हमें एक्स्ट्रा भी दे रखा है, बहुत बढ़िया भाई, कौन सा है? वो है इनकम टैक्स पेड। बेटा इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग का ही पार्ट होता है लेकिन वो यहाँ पे नहीं आता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे आता है। अभी ऑपरेटिंग का एक छोटा सा पार्ट हमने सीखा है, आगे चलेंगे तो उसका इस्तेमाल भी आपको समझ में आ जाएगा कि ऑपरेटिंग की चीजें कहाँ पे आएंगी। क्लियर है? तो इसको सम कर लेते हैं, इसका बैलेंस वगैरह निकाल लेते हैं। आइए जी, 4,72,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,80,000, 1,44,000 और ये आ गया बेटा 2 लाख। तो 11,96,000 मेरा आंसर है। आइए जी, 11,96,000 यहाँ लिखते हैं। अब ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से बाद क्या हो गया बेटा, ये हो गया सर नेट प्रॉफिट, सॉरी आफ्टर के बाद क्या हो गया, ये बिफोर टैक्स हो गया एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है सर, अच्छा सर ये बात तो समझ में आ गई, आनी ही थी। तो अब आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सर एक बात बताइए, आपने एक पीछे क्वेश्चन छोड़ दिया था छोटा सा, और वो था क्वेश्चन नंबर शायद 15, तो वो भी करवा देते। आइए बेटा मैं 15 को भी आपको कंप्लीट करवा देता हूँ। और ये टॉपिक जो छोटे छोटे टॉपिक हैं
ये क्लियर हो जाएगा आपका। तो 15 रह रहा है, चलिए 15 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी बेटा देखिए अब हम लोग करेंगे 15 इलस्ट्रेशन, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप चाहें तो इम्पोर्टेंट भी लगा सकते हैं क्योंकि इसमें एक पॉइंट है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, और ध्यान दीजिएगा इस पे बेटा आप। ठीक है सर। देखिए इलस्ट्रेशन 15 में आपके सामने इक्विटी एंड लायबिलिटीज की कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। इक्विटी शेयर्स कैपिटल है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता रिडीमेबल हो या ओनली प्रेफरेंस शेयर लिखा हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप प्रेफरेंस शेयर ही समझ के चले। और बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी है। डिविडेंड पेबल है, आपने इससे पहले वाले रजिस्ट्रेशंस में देखे थे कि डिविडेंड पेबल का कोई यूज नहीं है। ओके सर। प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स के प्रपोज डिविडेंड है, इसको अंडरलाइन कर लें आप। इक्विटी शेयर्स का जो है प्रपोज डिविडेंड आपके सामने है। 2019 एंड 2020 वर रुपीज 1,50,000 and 1 lakh respectively, और an interim dividend 50,000 on equity shares was paid on December 2019। बेटा ये 19 का जो एक्चुअल में गिवन है 2019 का, ये गलत है, ये सही नहीं है, इसको आप सही कर लीजिए। दिसंबर 2019, 31 मार्च 2020, ओके 31 मार्च का क्लोजिंग डेट हो रहा है 19। ठीक है ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ड्यूरिंग द इंटरिम डिविडेंड एक्चुअल में ड्यूरिंग द ईयर पे होता है, तो जो करंट ईयर है वो बेटा 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट होकर 31 मार्च 2020 तक चल रहा है। तो ये 2019 की जो वैल्यू गिवन है वो एक्चुअल में करंट ईयर की ही वैल्यू है, इसमें कोई चेंज नहीं है। मैंने गलती से इसको 2020 करवा दिया था, इसको चेंज कर लीजिएगा आप, 2019 ही रहने दीजिएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है सर। चलिए अब आइए, वही फॉर्मेट जैसा बनाते थे बिल्कुल वैसे ही बनाना है, इसमें थोड़ा बहुत जो है प्रपोज डिविडेंड पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। पहले आप फॉर्मेट को तैयार कर लीजिए, बिल्कुल इसी तरीके से एक फॉर्मेट बना लीजिए, और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे खुद से। तो चलिए मैं फॉर्मेट आपके लिए तैयार कर देता हूँ और आप भी कर लीजिए। चलिए बेटा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, उसके बाद मैंने देखिए आपको ट्रांसफर टू रिजर्व लिख दिया है, फिर उसके बाद मैंने आपको इंटरिम डिविडेंड लिखा है, प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, प्रपोज डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स भी लिखा, फिर लिखा प्रोविजन फॉर टैक्स। तो पहले मैं यहाँ आता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये 2 पॉइंट्स मैंने क्यों लिखे हैं। ठीक है, इक्विटी का डिविडेंड अलग क्यों लिख रहा हूँ, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस प्रेफरेंस शेयर्स का क्यों लिख रहा हूँ, इसको देखते हैं। पहले आते हैं बेटा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे। इसमें देखेंगे आप प्रीवियस ईयर की जो वैल्यू थी वो 2,50,000 की थी, और करंट ईयर में 4,50,000 हो गया। इसका मतलब ये है कि 2 लाख से इंक्रीज आपको दिख रहा है, तो आप यहाँ पे 2 लाख रुपीज लिख सकते हैं। ट्रांसफर टू रिजर्व इस क्वेश्चन में मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा ट्रांसफर टू रिजर्व, तो हमने ऐसे छोड़ दिया। इंट्रीम डिविडेंड दिख रहा है बेटा, वो है 50,000 का, तो इंट्रीम डिविडेंड आप 50,000 रुपीज लिख लीजिए। ठीक है, अब आइए प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड के बारे में बोला गया, प्रपोज डिविडेंड की 2 वैल्यू, एक 1 लाख है और एक 1,50,000। जो 1 लाख की वैल्यू है वो है आपकी 2020 की, और 1,50,000 है 2019 की। तो हम लोग कौन सा लेते हैं बेटा, हम लोग प्रीवियस ईयर का लेते हैं। तो आइए प्रीवियस ईयर का इक्विटी शेयर का डिविडेंड हमने लिख लिया 1,50,000। उसके बाद आते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। क्या आते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं। तो प्रपोज डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास है। सर ये क्या कहानी है, इसमें क्वेश्चन में तो प्रपोज डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स बोला ही नहीं था। बेटा आपने पढ़ा होगा कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स को अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना हो, इक्विटी शेयर होल्डर्स को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अगर डिविडेंड देना हो, तो सबसे पहले किसको डिविडेंड देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को देंगे या प्रेफरेंस शेयर्स वालों को देंगे। तो सर प्रेफरेंस शेयर्स वालों को डिविडेंड देते हैं सबसे पहले, लेकिन जैसा कि क्वेश्चन है उसमें इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड गिवन है, उन्होंने साफ साफ लिखा प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर। तो एक बात बताइए, इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड आप दे रहे हैं तो वो तो तभी दिया जा सकता है जब आपने प्रेफरेंस शेयर्स वालों को डिविडेंड दिया होगा, उसके बगैर आप नहीं कर सकते ऐसा काम। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की वैल्यू गिवन है, प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू गिवन है, उस पर आपको डिविडेंड पहले देना पड़ेगा, तभी आप इक्विटी शेयर्स का देंगे। तो मैंने ऊपर नीचे लिखा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखिए अगर इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड दिया जा रहा है तो बेटा इसका मतलब हो गया कि प्रेफरेंस शेयर्स वालों को भी डिविडेंड देना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने इसको कैलकुलेट किया बेटा, इतना ध्यान रखेंगे, इसी वजह से कर रहा हूं मैं।
अब सवाल ये है कि सर कौन सी वैल्यू पे दोगे। देखो हम डिविडेंड दे रहे, प्रपोज डिविडेंड, तो प्रीवियस ईयर की वैल्यू पे देंगे। प्रीवियस ईयर में देखेंगे अगर प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो 5 लाख प्रीवियस में भी था, करंट में भी था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 5 लाख पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना परसेंट, तो क्वेश्चन में देखिए आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लिखा हुआ है ना, उसमें कितना परसेंट लिखा हुआ है, 10%। तो 10% आप कैलकुलेट करेंगे 5 लाख का, और वो आ जाएगा बेटा 50,000 रुपीज। ये 50,000 आपने लिख लिया। बस इतना ही इंपॉर्टेंट था, इससे ज्यादा कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स को आप यहां से हटा दीजिए, प्रोविजन फॉर टैक्स आपके पास नहीं है, और इसे सॉल्व कर लीजिए। तो 2 लाख और ये 2 लाख, 4 लाख और ये 50,000, तो ये आ गया बेटा 4,50,000। और यहाँ पे हमने लिखा इसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए हैं, और भी हैं करेंगे, लेकिन पहले हम ऑपरेटिंग को कंप्लीट कर लें। तो एक छोटा सा पार्ट जो था ऑपरेटिंग का वो हमने आपको सिखा दिया। अब आते हैं हम ऑपरेटिंग के सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो फटाफट आप इसको कंप्लीट कीजिए, रिवाइज जरूर कीजिएगा, बगैर रिवीजन के आपको मजा नहीं आएगा। तो जिन क्वेश्चन को आपने किया, 4-5 क्वेश्चन हम लोगों ने किए होंगे, तो उनको दोबारा से आप जरूर एक बार ट्राई कीजिए। और भी हैं बेटा वो करेंगे, लेकिन पहले फुल फ्लेज हम बना लें। ठीक है, तो इसको आप दोबारा से ट्राई कीजिए। दोबारा से करने के बाद आप देखिए कितना आप कर पा रहे हैं, और उसके बाद फिर से नेक्स्ट क्लासेस हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा।